हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के काइनेमेटिक्स का और ये लेक्चर नंबर 11 और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोशन इन टू डायमेंशन पार्ट या फिर प्रिसाइजली बोलो तो रिलेटिव मोशन। क्या आपका रिलेटिव मोशन इन 2D एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है ना। रिलेटिव मोशन इन 1D हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देखी थी। हम उसी चीज का एक्सटेंशन करेंगे 2 डायमेंशन में और देखेंगे कि किस प्रकार से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा कि रिलेटिव हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था। मान लीजिए सपोज हमें ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने देखा था इसका फार्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है ना। अब क्या होगा कि रिलेटिव मोशन का कोई भी सवाल उसमें जनरली आपके पास 3 टर्म्स मिलेंगी या 3 वेक्टर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस इक्वेशन में पहली, दूसरी और तीसरी है ना। तो किसी भी आपको रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको 3 वेक्टर मिलने वाले हैं। तो ऑन जनरल सपोज मैंने ऐसे लिखा सपोज कि ए वेक्टर किसके बराबर आपका b प्लस c है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन की कोई भी प्रॉब्लम हो 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन जनरली आपको 3 वेरिएबल ही वहां पे मिलते हैं, 3 पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। तो 3 पैरामीटर्स मैंने कहा a b एंड c। अब यहां पे देखें तो इस इक्वेशन में कुल 6 आपके टर्म्स होते हैं या 6 आपके पैरामीटर्स होंगे। कैसे भाई, एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, साथ में क्या होगी, डायरेक्शन। सिमिलरली b एक वेक्टर है, इसके पास भी क्या होगा, डायरेक्शन होगी और साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड। c के पास भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी और क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से इस इक्वेशन में आपके पास 6 पैरामीटर्स हो जाते हैं, 3 डायरेक्शन और 3 मैग्नीट्यूड। अब आपको अगर कोई 4 पैरामीटर पता है, कितने पैरामीटर पता है, 4, तो आप बाकी बचे हुए 2 पैरामीटर इस इक्वेशन में इजीली निकाल सकते हो। आपको कितने पैरामीटर्स पता होने चाहिए, 4। तो अगर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो कम से कम आपको कितने पैरामीटर्स पता होने चाहिए, 4 पैरामीटर्स पता होने चाहिए। क्योंकि अगर 4 पैरामीटर्स पता होंगे तो कितने अननोन बचे, 2 अननोन को हम सोल्व कर सकते हैं। एक मैग्नीट्यूड से इक्वेशन आ जाती है और एक डायरेक्शन से इक्वेशन आ जाती है ना। तो अगर आपको इस इक्वेशन में सोल्व करना है, टोटल पैरामीटर्स 6 में से अगर 4 पता है तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई, 4 में से कम 2 डायरेक्शन पता होनी चाहिए। 4 में क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 2 डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो हम इसको सोल्व कर पाएंगे है ना। यानी कि कहने का क्या मतलब, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 3 मैग्नीट्यूड और 1 डायरेक्शन पता हो तो आप सोल्व कर पाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कोई भी रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें 3 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स में टोटल कितने पैरामीटर्स हो जाएंगे, 6। आप उस इक्वेशन को तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको 4 पैरामीटर्स पता हो। उन 4 में से 2 पैरामीटर्स क्या एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी 2 डायरेक्शन तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। हो सकते हैं 3 भी हो जाए, वो गलत बात है, पर कम से कम आपके पास 2 डायरेक्शन तो होनी चाहिए, तो ये आप सोल्व कर पाओगे है ना। तो क्या क्या वैरायटी ऑफ सिचुएशन डेवलप हो सकती है वो मैं आपको समझाता हूं। एक बार अगर आपने वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप रिलेटिव मोशन इन 2D की कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। आगे जाकर हम देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे जाकर हम देखेंगे कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आने वाली है। हर प्रकार की प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाओगे अगर आपने ये वेक्टर इक्वेशन सोल्व करनी सीख ली। तो मैं आपको वेरियस केसेस से ये वेक्टर इक्वेशन सोल्व करना सिखा रहा हूं। केवल 3 केसेस ही पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स। कितने केस पॉसिबल है, केवल 3 केस पॉसिबल है। आइए उनके बारे में समझते हैं। ओके, अब ये वीडियो को पॉज कीजिए और इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन थी a बराबर b प्लस c है ना। सिचुएशन 1, क्या सिचुएशन हो सकती है वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको 2 वेक्टर पता हो, व्हेन 2 वेक्टर्स आर कंप्लीटली नोन। सबसे आसान कैटेगरी यही होती है, व्हेन 2 वेक्टर्स आर
कंप्लीटली जब आपको दो वेक्टर कंप्लीटली मालूम हो तो तीसरा निकालना हो तो क्या करो, जो दो मालूम हो उनको एक साइड ले लो, वहां से आप तीसरा निकाल सकते हो। सपोज मैंने बोला ए वेक्टर के बारे में बोला कि मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है 10√2, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगेन आपका 10√2 और कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको सी के बारे में पता है क्योंकि ए मेरे को कंप्लीटली मालूम है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बी भी मेरे को कंप्लीटली मालूम है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, मेरे को क्या बताना है, सी। तो देख, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, सी बराबर a माइनस b, ठीक है। अच्छा a और b बना लो भाई, हमारे एक्सिस ऐसे होते हैं, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अब a में से b को माइनस करना है, सबसे पहले a बनाओ, a आपका 10√2 ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये आपका a हो गया 10√2 कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। b को माइनस करना है, एक्चुअली b की डायरेक्शन तो नॉर्थ में है, पर माइनस b किस में आ जाएगा आपका, साउथ में। अगेन ये भी कितना है 10√2, ठीक है। अब दोनों वेक्टर आपके सेम है तो इनका रिजल्टेंट कहां से पास होगा, बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब ये एंगल कितना बनेगा आपका 45। ये रिजल्टेंट ये कौन सा वेक्टर आपका, सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल दें, अंडर फॉर्मूला a² + b² - 2ab cos थीटा, है ना। a² + b² - 2ab cos, अच्छा थीटा की जगह क्या लिखना है मेरे को, 90 डिग्री। अब cos 90 क्या होता है, 0, तो क्या हो गया √a² + b², यानी कि a का स्क्वायर करूंगा तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 200 प्लस b का स्क्वायर अगेन 200, सोल्व करने पे आएगा ये 20, कितना आ रहा आपका 20। तो c के बारे में सब पता चल गया भाई, c का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा आपका 20 और डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ c है दैट इज इक्वल टू 20 और डायरेक्शन क्या उसकी, साउथ ईस्ट। तो ये आपकी पहली सिचुएशन है जिस पे सवाल कोई भी बन सकता है। अगर आपको दो वेक्टर दिए और तीसरा निकालना है तो आपको ये अप्रोच अपनानी चाहिए, बहुत आसान है। जो दो पदों को एक साइड ले लो, तीसरा आपका ऑटोमेटिकली वहां से निकल आएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन सिचुएशन 1। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट सिचुएशन हियर। देखिए सिचुएशन 2 क्या है आपके पास, सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, मान लीजिए आपको एक वेक्टर कंप्लीटली पता है ना, सेकंड की आपको डायरेक्शन पता है और थर्ड का आपको मैग्नीट्यूड पता है। ये सिचुएशन है ना, दो डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन या होगी, एक डायरेक्शन है, एटलीस्ट हमें दो डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। तो एक वेक्टर कंप्लीटली पता है, सेकंड की डायरेक्शन पता है और थर्ड का क्या पता है, मैग्नीट्यूड। जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, जिन दो वेक्टर्स की आपको डायरेक्शन पता है उनको एक साइड ले जाओ। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो जिन दो वेक्टर्स की आपको डायरेक्शन पता है उनको एक साइड ले जाओ। फॉर एग्जांपल मैंने हमारे स्पोर्ट में वो ए वेक्टर पता है कंप्लीटली 10√2 ईस्ट, सेकंड का मेरे को डायरेक्शन पता है, सेकंड मैंने बी मान लिया, मैंने बोला कि बी की मेरे को डायरेक्शन पता है, जो बी की डायरेक्शन हो क्या मान लीजिए आपकी नॉर्थ, और सी का मेरे को मैग्नीट्यूड पता है ना, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना भाई आपका 20। अब मेरे को क्या करना है, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और सी की क्या चाहिए मेरे को, डायरेक्शन। अब जिनकी मेरे को डायरेक्शन पता है उनको एक साइड लेगा, ठीक है। तो मेरे को ए और बी की डायरेक्शन पता है, एक साइड लेगा, तो मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, सी किसके बराबर आएगा, a माइनस बी। सपोज b का मैग्नीट्यूड x होगा, कितना है b का मैग्नीट्यूड, चलिए प्लॉट कीजिए, है ना। a कितना 10√2 ईस्ट की तरफ, ये हो गया a 10√2 ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद b नॉर्थ है पर माइनस b, आपको कहां प्लॉट करना पड़ेगा, साउथ, और ये कितना आपका x, ठीक है। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। अरे कैसे निकालोगे भाई, a और माइनस b मिला के क्या आएगा आपका c, तो a और b माइनस b मिला के क्या आएगा c। अगेन वही बात है, a और b में 90 डिग्री एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c किसके बराबर आएगा, √a² + b²। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, है ना, जैसे पीछे आया, क्योंकि देखिए ये a है और ये माइनस b है ना, दोनों 90 डिग्री का √a² + b² आने वाला। अब c का मैग्नीट्यूड मेरे को गिवन है कितना 10 सॉरी 20 √a², a का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 200
प्लस बी, बी का मैग्नीट्यूड x है तो ये x स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो x कितना आने वाला आपका 10√2, कितना आने वाला आपका 10√2, यानी कि जो b है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका 10√2। क्या अब आप c की डायरेक्शन निकाल सकते हो? हाँ, अरे a और b कंप्लीटली पता चल गया ना, a मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, b मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, c की जो डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। अब तो ये वाली प्रॉब्लम में बदल गई। तो इस प्रकार से सेकंड कैटेगरी के सेकंड सिचुएशन के सवालों को कर सकते हैं जहां पे आपको एक वेक्टर पता होगा, सेकंड की डायरेक्शन पता होगी और थर्ड का मैग्नीट्यूड आपको मालूम होगा, ठीक है। हम लास्ट सिचुएशन पे जा रहे हैं, दैट इज द सिचुएशन नंबर 3। आइए समझते हैं। सिचुएशन 3 में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सिचुएशन 3 में आपको एक वेक्टर कंप्लीटली मालूम होगा, सेकंड की डायरेक्शन मालूम होगी, थर्ड की भी डायरेक्शन मालूम होगी, सेकंड की डायरेक्शन और थर्ड की भी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, सपोज मेरे को a मालूम है कंप्लीटली 10√2 इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, b की डायरेक्शन मालूम है मेरे को, b की डायरेक्शन मालूम नॉर्थ, और c की भी डायरेक्शन मेरे को मालूम है, c की डायरेक्शन में मान लीजिए साउथ ईस्ट, ठीक है। आपको b और c का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने x मान लिया और इसका क्या मान लिया मैंने y। इस कैटेगरी प्रॉब्लम्स में क्या करना है, जिन दो की डायरेक्शन पता है केवल उनको एक साइड रख दो। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी a बराबर b प्लस c, है ना। अब मेरे को b और c की डायरेक्शन पता है तो मैंने b और c को एक साथ रखा है। चलिए प्लॉट करते हैं b और c। देखिए जो b की डायरेक्शन हम किसके होंगे, नॉर्थ की तरफ, तो ये आपका b हो गया और इसका जो मैग्नीट्यूड है b का मैग्नीट्यूड कितना आपका x, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब c बनाइए, c की तरह साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब बीचों बीच, ये आपका c हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना आपका y, साउथ ईस्ट मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ये एंगल कितना हो गया आपका 45, है ना। अब मेरे को x और y निकालना है, क्या निकालना है मेरे को x और y। आइए अगर हम बहुत ध्यान से यहाँ पे समझे तो होगा क्या भाई, सबसे पहले मैं b वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे b वेक्टर x है और डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ के अलावा मैं j कैप मान सकता हूँ, तो कितना आएगा मेरा x j कैप, ठीक है। सिमिलरली c वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, c वेक्टर को क्या लिख, देखिए c y है और ये 45 डिग्री एंगल बना है, जिधर से एंगल बना है उधर की तरफ कितना कंपोनेंट आता है cos, तो इधर कंपोनेंट आएगा y cos 45। अच्छा परपेंडिकुलर में कितना आएगा y sin 45, है ना। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y cos 45 i क्या होंगे, तो y cos 45 i कैप, ठीक है। अच्छा ये किसके अलॉन्ग आता है, माइनस j के अलॉन्ग, तो माइनस y sin 45 j कैप। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया y/√2 i कैप माइनस y/√2 j कैप, ठीक है। अब a वेक्टर किसके बराबर है, b प्लस c, वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है 10√2 ईस्ट, यानी a को क्या लिख सकता हूं 10√2 ईस्ट मतलब i कैप, b प्लस c, b कितना आपका x j कैप और c कितना है y/√2 y/√2 i कैप माइनस y/√2 j कैप। अच्छा i और j को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए 10√2 i कैप, j को एक तरफ ले लीजिए x माइनस y/√2 j कैप प्लस y/√2 i कैप, है ना। अब देखिए सोल्व करते हैं, भाई j यहाँ पे 0 है ना, j 0 तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ x बराबर y/√2 और i को कंपेयर करूंगा तो 10√2 किसके बराबर आ गया y/√2, इसको इधर ले जाओ तो y कितना आ जाएगा आपका 20 और y को 20 यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10√2। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप सवालों को सोल्व कर सकते हो। मतलब जो भी कैटेगरी आएगी रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में हम बहुत सारे सवाल करेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम करेंगे, मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे। वहां पे आपके पास हर प्रॉब्लम में 3 पैरामीटर्स होंगे, किन्हीं दो के बारे में आपको बताया गया होगा, किन्हीं दो के बारे में मतलब कोई मतलब सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 या सिचुएशन 3, इनमें से कोई एक सिचुएशन आपको दी गई होगी, आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको समझा दूंगा जब मैं अभी एग्जांपल लेने वाला हूं।
ठीक है, चलिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2D। देखिए now listen to me very carefully dear students। प्रॉब्लम कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 1, और कैटेगरी 1 में हम पढ़ रहे हैं मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम्स। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम्स क्या है भाई, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिचुएशन दी भाई, ये अपनी ईस्ट है, ये वेस्ट है, मैं बार बार लिखूं ये नॉर्थ और ये क्या है साउथ। एक जहाज यहाँ पे है ना, बहुत बड़ा है, मैंने बिंदु से रिप्रेजेंट किया है। एक जहाज यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना भाई, वो आपका इस समय 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। ये जहाज वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, कितने की स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। ये जहाज भी चलना स्टार्ट हुआ नॉर्थ की तरफ, कितने की स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए इनिशियली इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 10 किलोमीटर। हो सकता है समय के साथ ये सेपरेशन घटे या हो सकता है समय के साथ ये सेपरेशन बढ़े, उसके बारे में हम कुछ गारंटी से कह नहीं सकते, वो तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा। मैं बता रहा हूं घटेगा, आपको देखना है कैसे घटेगा, और आपको ये बताना है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, है ना, और वो कितने टाइम बाद हो जाएगा। भाई समय शून्य पे इसने चलना स्टार्ट किया, इसने भी चलना स्टार्ट किया, मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और वो कितने टाइम के बाद होगा, आपको ये बताना है। मोस्ट इजी कैटेगरी प्रॉब्लम्स इन मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम्स। देखिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने इसको A मान लिया और इसको क्या मान लिया मैंने? B, ठीक है। अब कुछ बातें ध्यान से समझने की। भाई रिलेटिव मोशन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें क्या करना है, आप किसी एक के फ्रेम में चले जाइए। मान लीजिए मैं A के फ्रेम में चला गया, किसके फ्रेम में चला गया मैं? A मेरे लिए किस में आ गया? रेस्ट में। और जबकि B किस में मूव करेगा? फिर रिलेटिव से। हमने यही तो सीखा था, अरे जिसके फ्रेम में जाते हो रेस्ट में और दूसरा किससे मूव करता? आपका रिलेटिव से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो डाटा गिवन है वो लिख देता हूं। मेरे को वेलोसिटी ऑफ A गिवन है, A की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, और कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा मेरे को B की वेलोसिटी भी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, बट कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज मैं A के फ्रेम में चला गया, किसके फ्रेम में चला गया मैं? A के। जिसके फ्रेम में चले जाओगे तो भाई A किस में आ गया? अपना रेस्ट में, आराम से यहीं पे बैठा है। जबकि B किससे मूव करेगा भाई? B मूव करेगा रिलेटिव से, यानी कि B की रिलेटिव निकालनी A के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या है भाई आपका? VB माइनस VA। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने तीन सिचुएशन पढ़ाई। अरे भाई कौन सी कैटेगरी की प्रॉब्लम बनेगी अगर निकालना है? VB कंप्लीट पता है, VA कंप्लीट पता है, दो वेक्टर कंप्लीटली पता है, तीसरा निकालना है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम नई सिचुएशन बना लेते हैं। नई सिचुएशन मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में था, ये किसके फ्रेम में? आपका A के फ्रेम में है। किसके फ्रेम में? A के फ्रेम में है। तो देखिए भाई A के फ्रेम में ये A तो किसमें आ गया? रेस्ट में। और ये आपका B भाई साहब, कौन भाई साहब? B, ठीक है। ये B मूव करेगा रिलेटिव से, वो कितनी आपकी? VB माइनस B। क्या आपकी? VB माइनस B। लिसन केयरफुली। अब B के निकालें VB। देखिए VB कितनी थी आपकी? 10 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ। तो एक तो इसके पास ये वेलोसिटी है, कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर, कौन सी दिशा में? वेस्ट की दिशा में, ठीक है। माइनस VA करना है, क्या करना है उसके लिए? माइनस VA। अच्छा VA था नॉर्थ, माइनस VA कहां आएगा? साउथ। साउथ है नीचे ऊपर? अरे ऊपर तो नॉर्थ है, नीचे क्या होगा आपका? ये साउथ। तो ये माइनस करेंगे, ये भी कितनी आपकी? 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब B की जो वेलोसिटी है ना, इन दोनों वेक्टर का क्या है? रिजल्टेंट। अरे ये है ना VB माइनस V, ये VB होगी, ये माइनस V होगी। अब जो B की A के फ्रेम में वेलोसिटी, इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। यानी कि A के फ्रेम में ये B
कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ए के फ्रेम में बी कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देने वाला है। अब ए और बी के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा? तो अगर हम ध्यान से देखें, मिनिमम सेपरेशन मतलब परपेंडिकुलर, अरे जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है? मिनिमम सेपरेशन। तो मैंने क्या किया, ए से यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ही क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका मिनिमम सेपरेशन। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को सी बोलूं, क्या बोलूं? इस पॉइंट को सी, तो मिनिमम सेपरेशन कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? यहां से मिनिमम सेपरेशन होगा आपका AC के बराबर। किसके बराबर होगा? AC के बराबर। मेरे को अब AC की वैल्यू ही निकालनी है। आइए समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा मैं ये एंगल निकालूं। कितना है? देखो ये 10 है, तो ये भी कितना हो गया? 10। ये 10 और 10 मैंने लगाया tan थीटा। क्या लगाया मैंने? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर भी 10 है, बेस भी कितना है? 10 है, यानी कि 1 आएगा। 1 मतलब ये एंगल कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। ठीक है, अरे किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख ले। मैं ये थीटा मान ले, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में AB, किस ट्रायंगल में? ABD है ना। ABD में देखेंगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 10 है और बेस कितना है? 10, तो 10 बाय 10 1, यानी कि आएगा 45। अब मेरे को AC चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे इक्वेशन लगाई मैंने sin 45 इन ट्रायंगल ABC। इसमें इन ट्रायंगल ABC मैंने लगाया sin 45। sin क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? AC, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया AB। AB को इधर ले जाओ तो आपका AC कितना आएगा? AB sin 45। sin 45 होता है 1/√2। तो आपका जो AC है वो किसके बराबर आ गया? AB/√2। अच्छा, इनिशियली आपको AB गिवन था। AB कितना है आपका? 10 किलोमीटर है ना। तो ये कितना आ जाएगा AC आपका? 10/√2 किलोमीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दैट। कितना? 10/√2 किलोमीटर। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सेपरेशन घट रहा है बढ़ रहा है? तो पहले तो सेपरेशन घटेगा। देखिए यहां सेपरेशन 10 था, यहां आता है तो सेपरेशन घटेगा एंड देन इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो एक पॉइंट तक आपका सेपरेशन घटेगा, मिनिमम होगा, और उसके बाद सेपरेशन क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज होता जाएगा। मिनिमम सेपरेशन कितना आपका? 10/√2 किलोमीटर है ना। अब देखिए आपको ये और निकालना है कितने टाइम में ये आया। ठीक है, अब देखिए बी ने कौन सा पाथ लिया? बी का पाथ तो ये था, है ना। अब टाइम निकालना है, तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना? देखिए इस पॉइंट पे मिनिमम सेपरेशन हुआ, तो यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? BC अपॉन स्पीड, है ना। तो मेरे को BC भी निकालना पड़ेगा और मेरे को स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। B की स्पीड मैं निकाल सकता हूं। अरे भाई ये 10 है, ये भी 10है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक B की स्पीड है, तो B की स्पीड निकाल लो ना। कैसे? 90 डिग्री एंगल है तो √a² प्लस b², तो वहां से क्या आएगी? स्पीड, और हमें BC निकालना पड़ेगा। चलिए, जगह की थोड़ी दिक्कत है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं टाइम और निकाल देता हूं। देखिए देखिए सबसे पहले मैं BC निकाल लेता हूं। अगेन मैंने ट्रायंगल यूज किया ABC, इसमें इन ट्रायंगल ABC। अब cos 45 निकालिए। क्या निकालिए आप? cos 45। ठीक है, cos 45 कितना आएगा भाई आपका? cos आएगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस हो गया BC, हाइपोटेन्यूज है AB, तो BC कितना आ गया? AB cos 45 यानी AB/√2, यानी कि 10/√2 किलोमीटर। अच्छा, जो स्पीड है वो कितनी आएगी? अरे √a² प्लस b², a² मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस b² 10 का स्क्वायर 100 √200 सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 10√2। अच्छा, टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना आपका? 10/√2 और स्पीड कितनी आ रही है? 10√2। 10 से 10 को मारा मतलब 1/2 आवर्स। कितना आएगा? 1/2, यानी कि आधे घंटे में 30 मिनट्स में जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम होने वाला है। तो इस प्रकार से इन सवालों को करा जा सकता
है। सेपरेशन घट रहा है, कितने टाइम में मिनिमम सेपरेशन आएगा, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम वहां पे करनी पड़ेगी, है ना। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको सोल्व करना है, सेम मिनिमम सेपरेशन ही बताना है। ये मान लीजिए आपका ए था, ये मान लीजिए बी, है ना। ए अगेन इधर जा रहा है कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अपना जो बी है वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कितने की स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए 10√2 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। पहले बी मैंने इधर माना था 10 की स्पीड से, अब 10√2 माना 45 डिग्री। ये ए और बी के बीच जो इनिशियल सेपरेशन है वो 10 किलोमीटर। आपको अगेन वो बताना है मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और साथ में मिनिमम सेपरेशन को अचीव करने में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम है, बी की स्पीड चेंज की है, केवल 10√2 के कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे आपको निकालना है, ठीक है। चलिए आपने कोशिश जरूर की होगी, अब हम समझते हैं। हाँ देखिए मैं बता देता हूं, फिजिक्स सीखने का डियर स्टूडेंट्स केवल एक ही तरीका है, सॉल्व प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। अपने आप से जितनी प्रॉब्लम्स करोगे उतनी अच्छी आप फिजिक्स सीख पाओगे और किसी भी एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे, चाहे आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, आपको प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी, ठीक है। वही अप्रोच है भाई, ए के फ्रेम में चले गए, किसके फ्रेम में चले गए, ए के फ्रेम, तो ए किसमें आ गया, रेस्ट में। बी मूव करेगा रिलेटिव से, तो बी की रिलेटिव ए के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे, वीबी माइनस वी, ऑब्वियसली। अच्छा वीबी माइनस वी निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूं तो वीए कितनी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या मैं इसको 10 जे के लिख सकता हूं, हां लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा वी की निकालेंगे, एक अलग डायग्राम देख लो, v की वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितनी है 10√2, जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है आपका 45 डिग्री। अरे ये कंपोनेंट ले लो, इधर आएगा आपका cos 45 होता है 1/√2, यानी इधर आएगा 10 और इधर आएगा sin 45, वो भी 1/√2 होता है, यानी इधर भी कितना आएगा 10। तो प्रिसाइजली मैं v की वेलोसिटी कितनी लिख सकता हूं, ये 10 किसमें माइनस j कैप और ये 10 किसमें माइनस i कैप, तो -10 i कैप एंड -10 j कैप, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ v कितनी आपकी -10 i कैप -10 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ a 10 j कैप, कितना हो गया भाई, -10 i कैप -20 j कैप। तो देखिए जब मैं a के फ्रेम में चला गया तो अब इसको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ a के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। a के फ्रेम में a रेस्ट में है, जबकि b की वेलोसिटी कितनी है -10 i कैप -20। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो कितना आएगा, √x² + y² 100 + 400 उधर √5 दैट इज 10√25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आइए सेपरेशन वगैरह निकाल लेते हैं। ये a था आपका, ये b था, b की वेलोसिटी कितनी है भाई -10 i कैप एंड -20 j कैप, -10 मतलब माइनस इधर और ये 20 आपका इधर, ये 10 है और ये कितना आपका 20, ठीक है। रिजल्ट अब ये जाएगा ना, रिजल्टेंट ले लो, रिजल्टेंट कुछ इधर होगा आपका, तो b आपका ये रास्ता लेने वाला है। क्या फिर से एंगल 45 होगा क्या, अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, आपको दिख रहा है 45 इसको 45 नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना। ये एंगल थीटा मान लो, क्या मान लो आप, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये 10 तो सामने वाला भी 10 थीटा निकालो, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 10 है, बेस 20 है, तो कितना आएगा आपका 1/2, ठीक है। तो 10 थीटा कितना आएगा आपका 1/2। अब आपको मिनिमम सेपरेशन के लिए मैंने बता रखा है, अरे भाई यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये a ये b है और ये क्या हो गया आपका c। तो अब मिनिमम सेपरेशन ac कैसे निकालेंगे, sin थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ac और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया ab, तो ac कितना आएगा आपका
ए बी साइन थीटा। अच्छा ए बी मेरे को गिवन था, ए बी मेरे को कितना गिवन था 10, मेरे को साइन थीटा निकालना है, tan थीटा मालूम है 1/2। देखिए कैसे निकालेंगे, इधर ट्रायंगल मान लीजिए थीटा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/2 है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है √5 पाइथागोरस से, तो यहां से आपका sin थीटा कितना है डियर स्टूडेंट्स 1/√5, तो sin थीटा को लिखा मैंने 1/√5, तो मिनिमम सेपरेशन अब कितना आ रहा है 10/√5 किलोमीटर। तो इस प्रकार का मिनिमम सेपरेशन निकाल सकते हो। अगेन टाइम निकालना तो क्या करोगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस BC और स्पीड 10√5 हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो इस प्रकार से मिनिमम सेपरेशन भी निकाल सकते हो और टाइम भी निकाल सकते हो जब मिनिमम सेपरेशन अचीव किया होगा। तो इस प्रकार से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें दी जा सकती है। देखिए सवाल काफी आसान है क्योंकि ए और बी की लोकेशन है ना, मैंने आपको काफी आसान दी है। सवाल मुश्किल बनाया जा सकता है अगर ए और बी की लोकेशन हम रैंडमली ले लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डीपीपी में ऐसे सवाल डाले हैं मैंने, अब देखो कॉन्सेप्ट इतना ही है, सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डीपीपी में ऐसे सवाल डाल रखे तो आप निश्चित रहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि सपोज ए को इधर भेज दिया 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, कितना एंगल बना के 37, ठीक है, और बी को अगेन इधर भेज दिया कितने से, मान लीजिए 10√2 45, इनिशियल सेपरेशन कितना था 10 किलोमीटर। अब अगेन आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। सोल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। और भी मुश्किल सवाल बनाए जा सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज अभी तक तो ए और बी की लोकेशन आसान है, मान लीजिए ए यहाँ पे बी यहाँ पे, कोऑर्डिनेट गिवन है 50, 100 यानी कि ये आपका 50 है और ये कितना आपका 100, ठीक है सॉरी, तो ये 50, 100। अब अगेन मान लीजिए सपोज ए की वेलोसिटी इधर दे दी 10 किलोमीटर पर आवर और बी की वेलोसिटी इधर दे दी 10 किलोमीटर पर आवर। अब आप निकालेंगे मिनिमम सेपरेशन, तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए, कुछ नहीं है। पहले क्या था, आप ए भी आसानी से निकाल सकते थे, अब आपने ए बी ये मानना पड़ेगा और फिर इनका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो मिनिमम सेपरेशन में देखिए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी, जैसे ये प्रॉब्लम बन सकती है, आपकी ये प्रॉब्लम बन सकती है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये आपको ट्राई करनी है, अपने आंसर निकालने, डीपीपी मैंने डाल दिए, वहां पे जरूर सॉल्व करें। सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आइए डियर स्टूडेंट, सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम, लिसन केयरफुली। that are river boat problems। आपको याद होगा वनवी में भी हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स थोड़ी सी पढ़ चुके हैं, वहां हमने केवल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में समझा था। अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन लिखी थी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। ये आपकी बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये रिवर की, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके कई नाम थे, कई बार इसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी ठहरा हो वो मान लो। अच्छा कई बार इसको हम किस नाम से जानते थे, इंजन स्पीड। अच्छा कई बार क्या होता है ना, इसको हम रिवर स्विमर प्रॉब्लम से बोलते हैं। कई बार बोट में होता है कोई स्विमर होता है, तो जहां कहीं आपको बोट लिखा मिले उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, स्विमर, है ना। तो बोट की जगह आपके पास स्विमर भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली, ध्यान से सुनिए। सपोज नदी ऐसे बहती है, ठीक है ना, नदी आपकी इधर की तरफ बह रही है और स्विमर इधर तैरने की कोशिश करता है। लिसन केयरफुली क्योंकि वर्ड्स का खेल है। नदी इधर बह रही है, ठीक है, और स्विमर इधर तैरने की कोशिश करता है, तो एक्चुअली में जाएगा क्या भाई, नदी इधर बह रही थी
वो तैरने की कोशिश तो इधर करता है, पर वो कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ऑब्वियस बात, इधर बहरी थी, जाने की कोशिश इधर कर रहा है तो कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब तीन पैरामीटर, ऑब्वियसली ये तो क्या हो गया आपका वी आर, क्या हो गया आपका वी आर। अब दो चीज बची, एक तो ये बची जहां वो जाने की कोशिश कर रहा है, और एक जहां वो चला गया। इनमें से एक पैरामीटर आपका वीपीआर है और एक पैरामीटर क्या आपका वीबी। तो कौन सा वीपीआर और कौन सा वीबी, ये आपको सोचना है। अब ध्यान से देखिए, गलतफहमी क्या होती है, सर ये वीपी है क्योंकि बोट या स्विमर इधर जाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप ग्राउंड पे खड़े हो, मान लो आप कहां खड़े हो, ग्राउंड पे, आपको बी कहां जाता नजर आएगा। अरे भाई जब मैं बोलता हूं कि ये मैंने बी लिखा है तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब जब मैं आपको बोलूं कि भाई हां ग्राउंड पे खड़े हो जाओ आप, तो ग्राउंड पे खड़े होने का आपको बी कहां जाता दिखाई देगा, अरे बी इधर जाता थोड़ी दिखाई देगा, आपको बी इधर जाता दिखाई देगा। यानी कि ये क्या हुई आपकी वीबी, ये क्या हुई आपकी वीबी, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और जब आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको बी इधर जाता दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हुई आपकी, ये हुई आपकी वीबी और ये हुई आपकी वीबीआर। मतलब जिधर बोट जाने की कोशिश करे या जिधर स्विमर तैरने की कोशिश करे, वो डायरेक्शन किसकी आपकी वीबीआर, किसकी डायरेक्शन है वीबीआर। ये बात आपको सदैव याद रखनी। और जहां वो एक्चुअल में चला गया वो क्या आपका वीबी। माइंड इट, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आपने तीनों पैरामीटर्स ढंग से आइडेंटिफाई कर लिए तो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 या सिचुएशन 3 इनमें से कोई ना कोई आपकी सेट हो जाएगी, तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। बट आपको पहले ढंग से आइडेंटिफाई तो करने पड़ेंगे। मैंने बोल दिया कि सपोज स्विमर ट्राइज टू स्विम अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आई, आपने मान लीजिए वीबी को नॉर्थ ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत। एक्चुअल में नॉर्थ क्या आपका वीबीआर। तो याद रखिए, जिधर स्विमर स्विम करने की कोशिश करे या बोट जिधर जाने की कोशिश करे वो क्या आपकी वीबीआर, और जहां पे वो एक्चुअल में चली गई वो क्या आपका वीबी, वो क्या आपका वीबी। ये बातें सदैव आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आपकी कहानी होगी, है ना। वीबी के वीबीआर के बारे में लिख देता हूं। स्विमर ट्राइज टू स्विम, डायरेक्शन के रिगार्डिंग और डायरेक्शन इन विच बोट टेंड्स टू मूव, और वीबी क्या होगा, एक्चुअल जो डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए मैंने सिचुएशन कंसीडर की, मान लीजिए ये एक रिवर है, जनरल एनालिसिस करें, ये आपकी रिवर है, इधर की तरफ फ्लो कर रही है, मतलब ये उसकी फ्लो वेलोसिटी, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर सॉरी, ठीक है। इनिशियली मेरी बोट यहां पे है, मेरा स्विमर यहां पे ए है, कहां पे मेरा स्विमर ए है ना। ये क्या होगी, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, ठीक है। जो रिवर की विड्थ है ना, विड्थ, वो मान लीजिए रिवर की विड्थ कितनी आपकी डी। अब एक स्विमर या बोट इधर जाने की कोशिश करती है, क्या हो गई आपकी वीबीआर, क्या हो गई आपकी वीबीआर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मान लीजिए ये कितना एंगल बना रही है आपका थीटा, ये थीटा तो याद है ना परपेंडिकुलर से अप स्ट्रीम की तरफ है, परपेंडिकुलर से किधर की तरफ है, अप स्ट्रीम की तरफ है। तो ये आपको मान लीजिए सिचुएशन गिवन है, ये वीआर होगी, ये वीबीआर होगी, ये क्या हो गया थीटा। अगर मैं बात करूं तो यहां से वीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, वीबीआर प्लस वीआर, मतलब वीबीआर और वीआर को मैं वेक्टरली जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वीबी मिलने वाला है। नाउ लिसन टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वीबीआर में इधर से थीटा इधर तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा भाई आपका वीबीआर cos थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा वीबीआर sin थीटा। जब आपने एक बार इतना कर लिया तो आप इस चीज को कंपोनेंट देने के बाद इस चीज को बोल सकते हो। चलिए आगे समझते हैं। इधर का मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको, अच्छी एनालिसिस है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। ये हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है वो इन दोनों का सम है। जब मैं सम करूंगा तो भाई ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इफेक्टिवली मैं क्या लिख सकता हूं इसको, वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा। और ये जो वेलोसिटी है, ये कितनी है आपकी वीबीआर cos थीटा।
है ना। मैंने ऐसे इसलिए क्यों किया, क्योंकि VB निकालने के लिए मेरे को इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए पहले मैंने x कंपोनेंट जोड़े और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या हो गया VR माइनस VBR sin थीटा, ये क्या होगा VBR cos थीटा। अगर मैं अब रिजल्टेंट लूं तो अब रिजल्टेंट ये आने वाला है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो हकीकत में जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे इस सिचुएशन में, हकीकत में जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे तो आपको बोट इधर जाती नजर आने वाली है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें हमें यहाँ पे निकालनी होती है भाई। VB के दो कंपोनेंट है, अलोंग द रिवर फ्लो कितना है VR माइनस VBR sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो कितना आपका VBR cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट इसको नदी को पार कराना चाह रहा है, देखिए नदी को पार करने के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो VB का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आपका VBR cos थीटा, यानी नदी को पार कराने में कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है VBR cos थीटा। तो अगर मैं पूछूं टाइम टू क्रॉस रिवर, क्या आपका टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर T, वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है D, और स्पीड कौन सा कंपोनेंट क्रॉस कराना चाह रहा है भाई आपका VBR cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट क्रॉस कराना चाह रहा है आपका VBR cos थीटा, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये बात आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। अब क्या है, देखिए उसने A से स्टार्ट किया था, उसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट क्या B, पर क्या वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाया क्या, नहीं, वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया, बल्कि थोड़ा सा रिवर की डायरेक्शन में आगे या पीछे निकल जाएगा, थोड़ा सा रिवर की डायरेक्शन में आगे या पीछे निकल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट या सिंपली ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि जब वो अपोजिट एंड पे पहुंचा, दूसरे कोने पे पहुंचा, तो कितना आगे या पीछे निकल चुका था। अब आप ऑब्वियसली मेरे को बता सकते हो इस ड्रिफ्ट के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल है VR माइनस VBR sin थीटा। तो अगर मैं ड्रिफ्ट निकालूं, ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा आपका स्पीड इनटू टाइम। अच्छा कौन सी स्पीड रिस्पांसिबल है, ये वाली है ना, मतलब VR माइनस VBR sin थीटा। अच्छा टाइम कितना भैया आपका d बाय VBR cos थीटा। तो ये क्या हो गया आपकी ड्रिफ्ट, दैट इज इक्वल टू x VR माइनस VBR sin थीटा इनटू में d बाय VBR cos थीटा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, टाइम टू क्रॉस द रिवर, जो आपकी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर है, वो वेलोसिटी किसके लिए रिस्पांसिबल है टू क्रॉस द रिवर, और ड्रिफ्ट के लिए कौन सी है, जो आपकी अलोंग द रिवर। ये दोनों बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि टाइम टू क्रॉस द रिवर d by VBR cos थीटा एंड ड्रिफ्ट कितना होगा VR माइनस VBR sin थीटा इनटू में d by VBR cos थीटा, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप। अब इसमें हमें स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, ये दोनों फॉर्मूले मेरे को याद है, आप भी कर लीजिए। स्पेशल केस 1, पहला केस कई बार पूछा जाता है, मिनिमम टाइम बताइए टू क्रॉस द रिवर, है ना। क्या पूछा जाता है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। लिसन टू मी केयरफुली, देखिए मिनिमम टाइम पूछा है। अब टाइम का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था d बाय VBR cos थीटा। एक बार देखिए टाइम देखो क्या चाहिए, मिनिमम, d कांस्टेंट VBR कांस्टेंट है ना, इंजन की स्पीड कांस्टेंट है मान के चलो, जो रिवर ऑफ विड्थ ऑफ रिवर वो भी क्या आपकी कांस्टेंट। अब जब आपका t मिनिमम है तो ये cos थीटा इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अरे जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो t क्या होगा, मिनिमम। अच्छा cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, 1, और जब थीटा कितना होगा आपका 0 डिग्री, है ना। यानी कि अगर आपको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो थीटा कितना बनना चाहिए, 0 डिग्री,
अगर थीटा 0 बनेगा तो टी मिनिमम कितना आ जाएगा आपका d बाय vb r, कितना आ जाएगा d बाय vb r। यानी कहने का क्या मतलब, अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो देखिए ये आपका vr है ना, और जो थीटा है वो वर्टिकल से मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से एंगल बनता है, पर थीटा कितना 0, मतलब इधर की तरफ क्या होना चाहिए आपका, इधर की तरफ होना चाहिए आपका VBR। यानी कि यहाँ पे VBR VR के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर, यानी कि स्विमर को हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी कि वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करे, या बोट वाले को कोशिश करनी पड़ेगी कि वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर अपनी बोट को रखे। क्या यहाँ पे ड्रिफ्ट आएगी? ऑब्वियसली भाई, अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो दिस विल बिकम द रिजल्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज गोइंग टू बी द ड्रिफ्ट, है ना, ये डी है तो दिस इज गोइंग टू बी द ड्रिफ्ट। ठीक है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा 0 है तो ड्रिफ्ट के फॉर्मूले में तो क्या आएगी आपकी ड्रिफ्ट आने वाली है। ठीक है, तो दिस इज योर केस नंबर 1। मिनिमम टाइम के लिए हमेशा उसको परपेंडिकुलर स्विम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, थीटा 0 बनेगा और मिनिमम टाइम का फॉर्मूला कितना हो गया आपका d बाय vbr। चलिए स्पेशल केस 2 है ना, मान लीजिए वो चाहता है एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना, टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। क्या है, मान लीजिए वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि भाई स्विमर ने यहां से स्टार्ट किया था, वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट मतलब यहां पे पहुंचना चाह रहा है। क्या कोई ड्रिफ्ट हो सकती है क्या? नहीं, तो यहां पे x को क्या करना है 0। अच्छा, x का फॉर्मूला क्या था आपका vr माइनस vbr sin थीटा d बाय vbr cos थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए 0। अच्छा 0 क्या, ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए 0, यानी कि vr किसके बराबर होना चाहिए vbr sin थीटा, यानी कि जो sin थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए vr बाय vbr, है ना। मान लीजिए मतलब सपोज आपका ये थीटा था, है ना, तो sin थीटा कितना होना चाहिए, तो sin थीटा कितना होना चाहिए आपका vr बाय vbr। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पहली बात मैं आपको ये कहता हूं कि वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच पाएगा जब vbr इज ग्रेटर देन vr, है ना। जब ये कंडीशन होगी, जब vbr vr से ज्यादा होगा तभी वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएगा, नहीं तो वो नहीं पहुंच सकता। यानी कि अगर मैं उल्टा सोचूं, इसका मतलब अगर vr इज ग्रेटर देन इक्वल टू vbr तो स्विमर can never reach exactly opposite पॉइंट। अगर ये कंडीशन कि vr इज ग्रेटर देन इक्वल टू vbr तो स्विमर कभी भी एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पे नहीं पहुंच सकता है। क्यों भाई? देखिए लॉजिक सुनिए, अगर आपका मान लीजिए vr इज ग्रेटर देन vbr, मतलब कहने का क्या मतलब है, प्रैक्टिकली समझे, रिवर फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत तेज बहाव की नदी है जिसकी वेलोसिटी vbr से क्या है ज्यादा। ऐसे केस में क्या होगा भाई, vr ज्यादा है, vr ज्यादा तो ऑब्वियसली sin थीटा क्या आ गया ग्रेटर देन 1। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो vr ग्रेटर देन vbr होगा तो एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। इवन vr इक्वल टू vbr होगा तो भी वो एग्जैक्टली कॉर्नर पे नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जब vr और vbr सेम होंगे तो ये 1 आ गए, 1 आ गए तो थीटा कितना हो गया आपका 90। अरे sin थीटा 1 का वो तो जब थीटा क्या हो जाए, इमेजिन कीजिए थीटा क्या हो गया 90, यानी कि जो आपकी इंजन की स्पीड है बोट इधर जाने की कोशिश कर रही है, ये तो क्या होगा आपको अपस्ट्रीम लेवल, क्या अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच सकते हो क्या? नहीं, पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपकी vr इज ग्रेटर देन इक्वल टू vbr, है ना, तो आप अपोजिट कॉर्नर पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। एक बार एम्स के पेपर में सिंपल यही सवाल था
कि रिवर फ्लो की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लो की वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। कोई बोटमैन अपोजिट कॉर्नर एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहता है, ऑप्शन थे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो वहां पे था 5 किलोमीटर पर आवर, मोर देन 5 किलोमीटर पर आवर, इक्वल और मोर देन 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली कौन सा रहेगा, वीवीआर ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए आपका, वीवीआर ज्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना चाहते हो तो sin थीटा vr बाय vvr, बट आप तभी पहुंच पाओगे जब vvr आपका vr से क्या हो ज्यादा। अगर vr इक्वल टू vvr हो गया, ग्रेटर देन vvr हो गया, तो स्विमर कभी भी एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आइए स्पेशल केस 3 और लास्ट केस पढ़ते हैं, उसके बाद इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, स्पेशल केस 3 है ना। इफ स्विमर या बोट कुछ भी, स्विमर wants to travel minimum distance, क्या आपका, अगर स्विमर चाहे, इफ स्विमर wants to travel the minimum distance, listen carefully, अगर स्विमर ये चाहे कि वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है, तो ये मान लीजिए सपोज रिवर फ्लो हो गया, ये सीन था हमारा, है ना, ये हमने देख लिया था, ये डिस्टेंस कितना था d, वो कितना आगे जा रहा था x, और ये कौन सी वेलोसिटी थी आपकी v। तो एक्चुअली उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अरे वो जा भी रहा है ना, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं dx, ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया अंडर रूट, तो इतना डिस्टेंस स्विमर को चलना पड़ा, ये पहला था अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, क्या करना है, डिस्टेंस को मिनिमाइज। क्या आप d को चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, ये तो रिवर की वेट थी, ये क्या है सेम। डिस्टेंस मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी है, x क्या हो आपका मिनिमम। ठीक है, यानी कि अगर स्विमर मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है तो उसको x को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो केस आ जाते हैं। पहला केस, अगर मान लीजिए vvr इज ग्रेटर देन vr, अगर मान लीजिए vvr इज ग्रेटर देन vr, तो हमने पीछे देखा इस केस में x कितना हो सकता है, आपका 0 हो सकता है। अगर बोट की वेलोसिटी मतलब इंजन स्पीड रिवर फ्लो से ज्यादा है तो आपका x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो सही है, तो केस 1 तो सही है। अगर ये कंडीशन है तो x कितना होगा 0, उस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो सिंपली किसके बराबर आ जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, d के बराबर। अच्छा, यहाँ पे sin थीटा किसके बराबर होता है, vr बाय vr। हम इजीली ध्यान भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेस देन 1 होगा तो ऊपर वो क्वांटिटी आएगी जो कम है और नीचे ज्यादा, कम कौन सी आपकी vbr vr और ज्यादा कौन सी आपकी vbr। मेन बात है केस 2, इसमें मेन बात है केस 2। केस 2 में क्या होगा आपका, vr इज ग्रेटर देन vbr, क्या आपका vr इज ग्रेटर देन vbr। ठीक है, x का फॉर्मूला क्या था भैया आपका, vr माइनस vbr sin थीटा d बाय vbr cos थीटा। ठीक है, अब क्या है, मेरे को x मिनिमम चाहिए। देखिए फिजिक्स में जब कभी किसी क्वांटिटी का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए एंड इक्वेट टू 0। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट, थीटा, क्योंकि थीटा एक वेरिएबल है, मतलब dx by d थीटा वो मेरे को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं वैसे, है ना।
भाई देखिए सबसे पहले dy वी तो क्या है कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में cos थीटा, न्यूमरेटर में ये डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, है ना। जब आपका ये फॉर्म u by v क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखिए, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस न्यूमरेटर का एज इट इज लिखिए और फिर डिनोमिनेटर का क्या कीजिए आप डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। तो आप इस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है मैं वो लिख रहा हूं, आंसर अगेन sin थीटा वो किसके बराबर आता है, VBR by VR, क्या आता है VBR by VR, ठीक है। तो अगर आपको x मिनिमम चाहिए तो sin थीटा ही आपको निकालना है। sin थीटा किसके बराबर होगा, VR by VBR, अगर VBR VR से ज्यादा होगा यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा ज्यादा वाली टर्म आएगी, और अगर VR VBR से ज्यादा हुआ तो क्या लिखना पड़ेगा, VBR by VR, अगेन डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आने वाली है आपकी, ज्यादा वाली टर्म आने वाली है। ये डिफरेंशिएशन आप खुद कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, यहां में मैंने फार्मूला लिख दिया वैसे, है ना। अगर आप चाहो तो चलो मैं कर देता हूं, कहीं फिर है ना मन में तसल्ली नहीं पड़ेगी, कमेंट करेंगे कि सर इसका डेरिवेशन बताओ। dy by dr तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अच्छा डिनोमिनेटर में cos थीटा उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर का एज इट इज cos थीटा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन vr कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos थीटा, और एक माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस vbr cos थीटा। अच्छा माइनस u का एज इट इज मैं नीचे लिख रहा हूं, u कितना था आपका vr माइनस vbr sin थीटा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में cos थीटा है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका माइनस sin थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। आप सोल्व करेंगे तो यही कंडीशन आने वाली है, sin थीटा किसके बराबर आएगा, VBR by VR। तो जब कभी मिनिमम डिस्टेंस की बात हो तो आप पहले थीटा निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, सिंपल है क्योंकि हमने इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया है इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, लिसन केयरफुली। पहला एग्जांपल, मान लीजिए रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, और जो इंजन स्पीड है दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो बोट है वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहती है, बोट कहां जाना चाहती है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट। तो आपको बताने की उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, क्या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ठीक है। देखिए आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे VBR इज ग्रेटर देन VR, तो एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर में जा सकती है, और हमने देखा है कि वहां पे sin थीटा किसके बराबर होता है, VR by VBR, है ना। VR 2 है, VBR 4 है, तो ये आ गया 1/2, sin थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए आपका 30 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये हमारी क्या होती थी रिवर फ्लो, और थीटा कहां से एंगल होता था हमारा, ये एंगल क्या होता था थीटा, ये 30 ये 90, तो कितना एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, तो रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बनाना पड़ेगा उसको 120 डिग्री। इस प्रकार से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो, जेईई मेंस में पूछा था 2019, है ना। अब एक और सवाल करता हूं, डी आपको गिवन है, रिवर की जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू 500 मीटर, कितने 500 मीटर। चलिए एग्जैक्टली डाटा ले लेते हैं, एचसीबी का सवाल है ना। जो रिवर फ्लो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, और जो इंजन स्पीड है यानी कि VBR दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में स्विमर दे रखा है, स्विमर कितने की स्पीड से स्विम कर सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे एक मिनिमम टाइम बताना है और मिनिमम डिस्टेंस स्विमर हैज टू वॉक टू रीच जस्ट अपोजिट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। क्या बताना है, पहले तो आपको मिनिमम टाइम, एंड सेकंड आपको बताना है
minimum distance swimmer has to walk to reach just opposite starting point। ठीक है, आइए समझते हैं। तो मिनिमम टाइम बनाने, मिनिमम टाइम की तो कोई कहानी नहीं है। मिनिमम टाइम में हमारा थीटा 0 होता है और टी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था भाई आपका, d बाय वीवीआर। अब d कितना है 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर और वीवीआर है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम कितना आएगा आवर्स में, है ना। मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 60 मिनट। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 मिनट, यानी कि मिनिमम टाइम कितना लगने वाला है 10 मिनट। पार्ट बी समझने की जरूरत है, क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस स्विमर हैज टू वॉक टू रीच जस्ट अपोजिट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए हुआ क्या कि भाई इधर आपकी रिवर फ्लो की वेलोसिटी है, ये स्विमर कहीं यहां पहुंच जाएगा, कितना डिस्टेंस आगे पहुंच गया x, ठीक है। अब जब ये आगे पहुंच गया तो ये एग्जैक्टली यहां पे जाना चाहता है, तो इसको वॉक करके इधर जाना पड़ेगा। पहली बात, ये अपोजिट पॉइंट पे सीधा क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सीधे अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वीआर ज्यादा वीवीआर कम, तो ये सीधे अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। तो क्या हुआ, ये और कहीं पहुंच गया, फिर चल के इसको आना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या बोला, मिनिमम डिस्टेंस हैज टू वॉक, मतलब उसको x डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे आना चाहता है तो उसको कितना डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा x, बट मेरे को x को क्या करना है, मिनिमाइज। यानी कि वही सवाल हो गया कि x को क्या करना है, मिनिमाइज। x मिनिमाइज मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज, ठीक है। x मिनिमाइज के लिए फार्मूला क्या होता है, sin थीटा निकालना होता है पहले, है ना। अब देखिए जोन सी क्वांटिटी बड़ी है वो नीचे, तो vr बड़ी है तो वो नीचे, मतलब vbr बाय vr, vbr कितना है 3 और vr है 5, तो sin थीटा कितना आएगा आपका 3/5। अब आपको x निकालना है तो फार्मूला हमारे पास होता है vr माइनस vbr sin थीटा d बाय vbr cos थीटा। सोल्व कर लो। अरे भाई vr कितना आपका 5 माइनस vbr कितना आपका 3, sin थीटा कितना गया आपका 3/5, d है 0.5 किलोमीटर, vbr कितना है 3 और cos थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 4/5। यहां से सोल्व करने पे मेरे पास क्या रहेगा, मिनिमम x आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हो। अगर आपने रिवर बोर्ड में एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कोई सवाल छूटने वाला नहीं है ना। ओके डियर स्टूडेंट, विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। रिलेटिव मोशन इन 2D की और प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन अपने घरों में रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ इन पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।